FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये तो जो जख्म है ये मायल हो जाएगा, लेकिन जो घाव लगाए हैं इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव है जो मायल नहीं होंगे। 1971 का सानिया को बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहे कि कहाँ आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार है, लेकिन कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। ऐसा लगता है कि दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे, जो कि असल में आपकी हतक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे के साथ चौथी मरतबा हाथ मिला लिया है और यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज शुरू होने वाला है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लीड करेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसका साथ देंगे। आज इमरान खान साहब ने जेल में ऐलान किया कि हम बजट का सेशन नहीं होने देंगे और अवाम तैयारी कर लें, और उसके साथ साथ आज हमाद अज़हर साहब भी बाहर आ गए। उनका यह कहना है कि बाकी जो रुपोश लीडर्स हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज लॉन्च करने वाली है। और अगर ये लॉन्च हो गई तो स्टेट की सूरत-ए-हाल क्या होगी, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और रऊफ हसन साहब ने अपनी FIR को रिजेक्ट कर दिया और उनका क्लेम है कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस पे, और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर बजट आ रहा है, वो बजट पाकिस्तान के अंदर क्या क्या करेगा, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, आमिर ज़ियाद साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, और शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। सारे लोग वो हैं जो राय बनाते हैं पाकिस्तान में। तो आमिर इलियास राना साहब, सबसे पहले तो हम रऊफ हसन साहब की तरफ आते हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दी FIR के लिए और अब वो कहते हैं कि उसके अंदर दहशतगर्दी की दफात होनी चाहिए, साथ वो कहते हैं कि इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, फिर वो ये कहते हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई और ये ख्वाजा सराह नहीं थे, कोई और लोग थे। देखिए, दो चीज़ें हैं। कोई भी जी शऊर शख्स उन पे हमले की हिमायत नहीं कर सकता। ठीक, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं कल से, लेकिन जो PTI का पैटर्न बनाया ना उन्होंने, जनरल सरफराज की शहादत हुई, 9 मई हुआ और कल, उसमें बराह रास्त फौज के ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते। मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आपने अपनी करके और फाइंडिंग भी दे दी। आपको 9 मई पे दहशतगर्दी की दफात कबूल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं, कीजिए मुतालबा, लेकिन स्टेट के इदारों को छोड़ के, क्योंकि एक हुई है ज्यादती, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो कह रहे हैं तो वो दफात उनके बयान में उन्होंने जो दिया है लिख के वो मौजूद है कि हाँ मुझे वो ग्रिप नजर आ रही थी। अब अल्लाह ना करे कि किसी को भी इन लोगों के साथ वास्ता पड़े, किसी के साथ भी, जिस किस्म की हमारे यहाँ दफ्तरों के बाहर भी बाहरों में फिरते हैं, वो जो गाड़ी को खटखटाते हैं, जेल डोर का अगर आप देखें, गाड़ी हिलती है, मतलब वो बंदे को परेशान कर देते हैं। तो हुई जाती है। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 दिन पहले भी हुई थी बात, ठीक है, यहां तक होना चाहिए था। लेकिन ये जो बतौर पार्टी फौज को मतून करने का प्रोग्राम है ना, ये इनका केस खराब कर रहा है। अकेले का नहीं, सारी की सारी पार्टी का। ये नहीं होना चाहिए कि आप ट्रोलिंग शुरू कर दें। पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुसलसल फौज के खिलाफ हैं वो सारे इस केस को लेके आ गए, फिर यहां से लोगों ने ट्रोलिंग ब्रिगेड ही आप कहेंगे कि वो शुरू हो गई है। ये क्या है? आपने कहा कि खान साहब जाहिर है आज उन्होंने जेल में बात की, एहतजाजी तहरीक, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी अगर मेरे लोगों के साथ ये हो रहा है और जो ज्यादतियां हो रही हैं, और अदलिया भी खड़ी हो गई है। उन्होंने अदलिया के कंधे पे सहारा लेते हुए ये बात कही है कि फिर मैं तो निकल आऊंगा। सिर्फ अदलिया नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो लोग निकल आए, 2 कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आजम सवाती साहब की गुफ्तगू मतलब वो कर रहे हैं, वो बहुत बदकिस्मती है, सच्ची बात है, अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ लोगों ने बिल्कुल एक रखा यही हुआ है कि मिसाल बना लो और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हम बहसियत कौम अपने पाकिस्तान को खुद तबाह करने पर लगे हुए हैं। ज्यादतियाँ हर दौर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, लोगों के साथ होती आई हैं, लेकिन ये जो पैटर्न शुरू हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये चल पाएगा ज्यादा।
हफीजुल्लाह नईम साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुले दिल के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उनको वेलकम किया है, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब साथ दे रहे हैं इमरान खान का, और इनकी कोशिश है कि बजट पास ना हो सके। तो ये फरमाइएगा कि किस तरफ जा रहा है ये मुल्क सारा इस सारे सिनेरियो में? दिलों के हाल तो अल्लाह ही जाने, नहीं साहब खुले दिल या बंद दिल या दिल के अंदर क्या दिल के बाहर क्या। तो साहब मौलाना फजल रहमान मेरे नज़दीक पाकिस्तान के एक बहुत ही जेन्युइन, बड़े मुखलिस और बहुत ही एक जो सियासत, अपनी सियासत जो है वो उनके जो असूल उन्होंने अपने लिए वजह किए उसके मुताबिक चलाते हैं, उसके अंदर कोई तरमीम तश्कील नहीं देते, सिवाय ये इसके कि हिकमत अमली उनकी तब्दील होती रहती है। उनकी ये बदकिस्मती है मौलाना फजल रहमान साहब की, और वो बदकिस्मती ये है कि जिसके साथ भी मिलकर उन्होंने हुकूमत जो तहरीक चला रहे होते हैं, तो मौलाना फजल रहमान एक सिमत में जा रहे होते हैं और जो दूसरे साथी होते हैं दूसरी सिमत में जा रहे होते हैं। मसलन मैं और कई मिसालें हैं, लेकिन अब भी हाँ, चंद साल पहले पीडीएम के साथ मिलकर उन्होंने एक तहरीक चलाई। मैं हकीकत लिख के देता हूं कि पीडीएम की तहरीक जो 20 अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला से शुरू हुई, पीडीएम की तहरीक जो सारी की सारी थी, अब मैं शुरू कर दूं? जी जी ऐसा फरमाए सर, सुन रहे हैं। पीडीएम की तहरीक जो सारी की सारी थी वो फोकस थी इमरान खान साहब को हुकूमत में हटाने के लिए, जबकि फजल रहमान साहब जो थे वो जाहिर है कि वो फोकस जहां थे इमरान खान साहब के, बल्कि वो एक पूरा जो असूली निजाम था उसको आड़े हाथों लेने के चक्कर में थे। पीडीएम की तहरीक जो थी वो ये बात आपको कल कला साबित हो जाएगी कि वो जनरल बाजवा के इशारों पे प्लान हुई थी, और जनरल बाजवा साहब का एक प्रोजेक्ट था या जनरल फैज हमीद साहब का एक प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब पे प्रेशर देने के लिए। इनको इस्तेमाल किया, वहां से अपना मकसद बरारी की और आगे चले गए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल आज है। फजल रहमान साहब अपने तौर पे ललकार चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट को, या और इस तरह के उनके जो रहनुमा असूल है उन्हें वजह की है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त फोर्थ फ्रंट पे नामी ग्रामी हैं, तो सब ये सारे के सारे लोग जो हैं ये क्लाइंट हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि इनमें से जो हमारे सामने आने वाले लोग हैं इनमें कोई बंदा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल ना हो या एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ कंफर्टेबल ना हो। मैं कोई मोहरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कम अज कम ये जो लोग हैं जो आज तहरीक इंसाफ की क्यादत कर रहे हैं ग्रुप, चाहे वो वजीर आला बना हुआ है, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे तहरीक इंसाफ को चेयरमैन है, चाहे कोई पंजाब असेंबली में, ये एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। अब मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं, मेरी उनसे गाय बगाए तफसीली मुलाकातें होती रहती हैं, जब पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी और अभी भी जो तहरीक चल रही है इसके दौरान उनसे बड़ी तफसील से बातचीत होती रही है। और वो उनके अंदर एक बेबसी है कि उनके पास चॉइस नहीं है, चारा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इनकी जो तहरीक है ये जब कोई अली अमीन गंडापुर उबाल देता है तो मैं डर पड़ जाता है कि कहीं पे इसको स्क्रिप्ट दे दिया गया है कि आप लड़ाई को तेज कर दो, और इसका मतलब यह है कि कोई एक नया स्टेप होने वाला है जो इमरान खान साहब भी, चूंकि उनके पास इतनी सियासी समझबूझ नहीं है, वो भी स्टेप में है कि किसी तरीके से जब ये उबाल आता है तो मुझे लगता है कि कोई खुदा ना खासा सिस्टम तो नहीं लपेटा जा रहा। ये जब उमर अयूब साहब जो बतले हुए थे, ये बड़ी वैसे आपने ऐसा बड़ी खौफनाक सी बात की है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, और जाहिर है आपका तज्जिया है, आप समझदार आदमी हैं और आप कुछ सोच की बात कर रहे होंगे, हो सकता है कोई ऐसा ही हो, लेकिन जाहिर है सरदस मैं यकीन नहीं आता कि एस्टैब्लिशमेंट अपने ही खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को खड़ा कर देगी। आमर ज़िया साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब ये जो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या ये गवर्नमेंट को चलने देगा? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अमर जैसा ये फरमाइए सर, ये बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और साथ महमूद अचकज़ई साहब है, और अगर ये सब मिल के कोई तहरीक शुरू कर देते हैं और साथ ये ऐलान कर देते हैं कि बजट पास नहीं होने दिया जाएगा, और बजट जाहिर है वो को अवाम दोस्त तो होगा नहीं, तो ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई खौफनाक किस्म की तहरीक शुरू हो जाए। तो इससे पहले कि हम तहरीक पर आए, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 2 जुमले बोलना चाहूंगा कि हम जो बहस करते हैं ना कि कौन गलत है कौन सही, कतई नजर इन बातों के, मुझे ये लग रहा है कि हमारी हुकूमत अशराफिया का एक इज्तिमाई नाकामी है कि पाकिस्तान जो है गुज़श्ता 2-2.25 बरस से, बल्कि ज्यादा से, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। और मजबूत से मजबूत रियासत का अगर इतना अरसा गैर यकीनी सूरत हाल रहे और अदम इस्तेकाम रहे तो उसका पलीथर निकल जाता है, कचूमर निकल जाता है। तो अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। अब आते हैं कि जनाब अगर कोई तहरीक चलती है, देखें वही नहीं, हमारे यहाँ तहरीकें जब भी चलती हैं तो हमने देखा है कि तहरीक की वजह से जो है हुकूमतें नहीं गिरती हैं। उसके लिए जब तक कुछ हमारे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशन या हमारे जो इदारे हैं वो अगर अलाइन नहीं होते, उस वक्त तक हमारे यहाँ अभी तक जो तारीख रही है उसमें कामयाबी नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। हाँ, आप एक और इसका मंजरनामा करें कि जी ये तहरीक के लिए निकले और हमारी रियासत चूंकि एक मजबूत रियासत है और उससे पकड़ धकड़ की और एक खामोशी छा गई उसके बाद, तो क्या उसके बाद भी इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा, लोगों का यकीन बढ़ेगा इस मुल्क के ऊपर, सरमायाकारी बढ़ेगी, SIFC अपने मकासद हासिल कर सकेगी? दोनों सूरतों में तहरीक चलती है, अवामी उसके अंदर उभार आते हैं तो खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए, और अगर उसको कुचल दिया जाता है इफेक्टिवली, या 2 दिन में कुचल दें चाहे 1 हफ्ते में कुचल दें, तो उसके भी नुकसान आते हैं, उसके भी मुजरमात हैं। तो ये सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए, मैं फिर कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है ये बहस से बिल्कुल अलग, हमारे लिए मुल्क के लिए बड़ी बुरी सूरत हाल है। और अवाम जो है जाहिर है कि जब अदम इस्तेकाम होता है, और मैशत का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो बजट आएगा वो अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। IMF मुतालबा करी कि जी 30 से 33% रेवेन्यू बढ़ाएं। अब एक मरीबी इकोनॉमी के साथ जिसकी ग्रोथ जो है 2.38% हो रही हो, आप इतनी बड़ी एकदम कैसे छलांग लगाएंगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? किन पे बोझ डालेंगे? लोगों की पहले ही एनर्जी प्राइसेस की वजह से बुरी हालत हो गई है, अफरात ज़र अभी भी हमारी यहाँ बुलंद सतह पर है, ठीक है 38% से कम हो गया है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसमें आप मुझे बताइए कि वो तमाम अवामिल मौजूद हैं कि जहां पर एक अवामी उभार जो है आ सकता है। अब इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक तो हुकूमत गैर मकबूल है, फिर उस पे से सोने पे सुहागा कि ये मजीद गैर मकबूल इकदाम कर रही है, कभी सहाफियों से सीन फंसा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी मतलब है, तो चीजें जो है अच्छी नहीं जा रही हैं। और खाकम बदहन यहाँ से खुदा ना खास्ता किसी भी सिंध पे जा सकती है, इसलिए हमें वो होना, तशवीश में बड़ा खौफजदा होना चाहिए इस सूरत से। जी जावेद साहब। बिल्कुल ठीक। प्राइस साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा, एक तो अदलिया के साथ लड़ाई, और आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया उठ खड़ी हुई है, और यानी कि अदलिया से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अब देखें हमाद अज़हर साहब आ गए हैं, मुराद सईद साहब किसी वक्त भी बाहर आ जाएंगे, और वो सारे रुपोश एहलकार जो उनके लीडर्स थे वो सारे बाहर, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का एक लीथल कम्बिनेशन, फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम तैयारी कर लें और हम एक एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। तो ये कहाँ जाएगा मुल्क? बहुत शुक्रिया चर साहब। जब ये जो रूपोश लोग नहीं रूपोश हुए थे, मंजर आम पे थे, 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ 2022 को, ठीक, तो क्या कर लिया था उन्होंने? क्या इत्तेहादी हुकूमत को तोड़ सके थे? टॉपल कर गए थे। 25 मई के लॉन्ग मार्च को किसने हैंडल किया था? इसी इत्तेहादी हुकूमत ने किया था। कोई 245 के तहत आने वालों तो नहीं हैंडल किया था। तो ये तो गिमिक्स हैं पॉलिटिक्स के। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आइडियल सिचुएशन बन रही, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मोर इंटरेस्टेड अबाउट मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का जो लीथल कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो PTI अली अमीन गंडापुर खाब को तो मनाए, ठीक है, पहले तो उनको तो साथ बिठाए। आप मौलाना फजलुर रहमान को इतना कच्चा सियासतदान क्यों समझते हैं कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की? मौलाना साहब ने आज जो मैंने उनकी बात सुनी, वो कह रहे थे कि ये तो खैर सगाली के जज्बे पे आए। अच्छी बात है, जब खैर सगाली का जज्बा कह दिया जाए कि हाँ ये खैर सगाली के जज्बे पे आए, हम इनको खुशामदेद कहते हैं, तो वेयर इज पॉलिटिक्स देन? क्या अली अमीन गंडापुर, देखे ना, असद कैसर साहब की अपनी अहमियत है, मैं मानता हूँ, उमर अयूब की अपनी अहमियत है, बट सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? गंडापुर साहब। क्या वो असद कैसर के अंडर है? नहीं, और क्या वो गंडापुर साहब मौलाना के पास नहीं आएंगे?
देखे ना, आपका क्या ख्याल है कि गंडापुर के आने के बगैर मौलाना साहब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे? यानी मैं हैरान होता हूँ ये बातें सुन के। वैसे मौलाना ने बड़ा मजेदार बात की, उन्होंने कहा देखे मेरा हल्का जो कितना खुश नसीब है कि उसमें से एक से सीएम है और दूसरा गवर्नर, ये तीसरा लीड करेगा इस ये कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, ये तो टॉन्ट है कि उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था कि आपने दोनों मेरे मुखालिफिन चुन के लगा दिए दोनों जगहों पे। तो ये मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, एक गवर्नर उनके हल्के का, दूसरा उनका सीएम, और तीसरे जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे वो भी डीआई खान से। तो कमाल नहीं है, कॉम्बिनेशन देखें आप। अच्छा, ये अगर आप और मैं, हम जिस तनाजुर में आप जो ये बात कर रहे हैं, अगर हम समझ सकते हैं तो पॉलिटिकली मौलाना साहब हमसे बहुत ज्यादा ज़ीरक आदमी है। हो क्या रहा है कि कम अज कम जो मौलाना साहब के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू होती थी, नाजेबा नारे लगाए जाते थे, वो बंद हो गए। कब तक बंद हुए कोई पता नहीं है ना, कि ये कल को और सिचुएशन डेवलप हो जाए तो फिर वो नारे जो है वो तब्दील हो जाए। इसलिए मैं ज्यादा इस अलायंस को अभी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। और खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो तो कहते हैं कि मैं तो मुखालिफ हूँ इस कमिंग टुगेदर का, मैं तो इनके साथ आने का मैं तो शुरू से ही मुखालिफ। नहीं, वो तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात होनी चाहिए, वो उनका मौका बड़ा क्लियर है। राना साहब फरमाइएगा कि वैसे इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं एक महीने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि अनकरीब इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं अदलिया जिस तरह सपोर्ट कर रही है, फेवर दे रही है, तो बस किसी वक्त भी इमरान खान साहब, चौधरी साहब आ गए हैं, शाह महमूद कोई साहब आ रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान बाहर। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान पे थोड़ी सी बात हो जाए, और चूंकि नियाजी साहब ने बात की है, मतलब ये है कि जो कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन है वो एक बड़े लीडर के घर आस्थाने पे बार बार हाजिरियां दे रही है, दर पे उनके जा रही है कि जनाब आप हमें लीड करें। मतलब महमूद चकजई साहब आज नहीं गए, उनका बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं थी, वरना तो दोनों बलूचिस्तान से इस दफा जीते में। अब आप डीआई खान को छोड़ देना, मौलाना फजलुर रहमान इस दफा पशीन से जीत के आए, ठीक है ना। वहां पे हार गए हैं, वहां पे जीत गए हैं, वहां पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, कि कोई इधर से कोई इधर से, और सियासतदान है, बड़े जीरक सियासतदान है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाहिद आदमी है जो इस वक्त जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, क्योंकि पीटीआई उनके घर आ रही है बार बार, तो ये सबसे बात कर सकते हैं, तो बिठा भी यही सकते हैं। सही बात, मदद एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो अब भी उन्होंने कहा कि जब वो धरने लेके आ रहे थे तब भी हमारी मुलाकातें हो रही थी। गो के वो कहते हैं कि हमारी मुलाकातें वो गुस्से में खत्म हुई कि हमने नहीं बात मानी थी बाजवा साहब की, लेकिन बातचीत का रास्ता तो फजलुर रहमान साहब किसी से बंद नहीं करते। लेकिन परवेज इलाही तो मुकर गए थे ना, जो वादा करके गए थे, मौलाना साहब ने खुद कहा था। मैं तो इस बात पे हूं ना, मार्च तक ठीक हो जाए। मैं तो पहले से ये कह रहा था कि परवेज इलाही साहब का जो कसूर था वो था कि जो चिड़ियाघर से लोग दिए गए थे वो इस शर्त पे दिए गए थे कि आपने असेंबली नहीं तोड़नी, ये गुस्सा था। ठीक है, अब वो उन्होंने कैदोबंद भी होगी, वो पीटीआई के अंदर मौजूद है, मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा इस वक्त। असल इशू ये है कि आप खान साहब का जो सवाल कर रहे हैं, खान साहब कब तक जेल में रहेंगे, कब तक रख सकते हैं? अल्टीमेटली मतलब सब लीडर यूं ही जाते हैं और यूं ही आते हैं। अच्छा, आप और हम कितनी गुफ्तगू करते थे जब वो रोजाना खिताब करते थे, पहले वो घंटों लाइव चलता था, इस बात को छोड़ दे पाबंदियों के नहीं है, फिर उसके अंदर उनके अपने देखने वालों में यकसानियत आ गई थी। ठीक है, तो अब या तो ये फिर इनकलाब को कामयाब कर ले, एक इनकलाब 9 मई को आया था, अब आप 28 मई वाले आ गए हैं और वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ। जवाबी बयानिया तो उनकी तरफ से आना है, ठीक है, पॉलिटिकल तो उधर से आना है। आप इनकलाब जो फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर ये मिलके चल लेंगे, साथ ही ब्रेक लगाते हैं आप गंडापुर साहब पे कि जी वो जो पराचा साहब बात कर रहे हैं, उस दिन केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब वो सवाबी पे खड़े 2 घंटे रहे, गाड़ियां लाके खड़ी कर दी और बंदे मौजूद नहीं थे उसमें, लोग पूरे, क्योंकि लोग पूरे करने वाले। आज आप कहेंगे बहुत चार्ज हैं, बिल्कुल ठीक है, लोगों में एक गुस्सा है, लोगों ने एंगर निकाला है, 8 फरवरी को वोट दिया है, तो वो मुल्तान में क्यों नहीं पहुंचे? देखिए ना, आज ये इल्जाम तो नहीं लगा कि हमारे वोट नहीं गिने गए। ठीक है, जो पहले गिराया था मुल्तान में, जो यूसुफ रजा गिलानी के साहब जाते थे, पूरी फैमिली, नहीं भाई, आप पूरी पीटीआई मौजूद थी, पीपल्स पार्टी थी, नून ने सपोर्ट किया उनको, तो वोटर किसी ने कहा है कि रोक दिया, या अब रिजल्ट के ऊपर, तो ये भी बात है कि लोगों ने अपना जोश जज्बा पूरा कर लिया, अब आप करके दिखाएं। अब बिल्कुल सही बात, तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो करके दिखाएं। नहीं साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जाना है कि रऊफ हसन साहब जो हैं, उनका इल्जाम है कि
मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो किसी और ने करवाया, और फर्द वाहिद का बार बार वो नाम ले रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी ये समझती है कि ये हमला जो है एक वार्निंग है, और जो स्टेट है वो बड़े ओछे हथकंडों पे आ गए। तो ये हर चीज़ को एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल देना, क्या ये दुरुस्त तरीकाकार है? एक छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसा ही फरमाइए सर, ये रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो इल्ज़ाम लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट पे कि ये जो ख्वाजा सराओं के जरिए हमला है वो कहते हैं कि वो करवाया गया है, तो कोई अकल मानती है सर आपकी इस पर? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, चूंकि हमारे यहाँ एक अरसे से ये काम जारी और सारी है, तो इसमें तो पहला जो कहते हैं ना कि कोई नाम भी हो तो शक उधर ही जाएगा, क्योंकि ये कोई आज का काम तो है नहीं, 6-7 दहाइयाँ होने को हैं, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके भी तकरीबन मिलते जुलते हट करने हैं। इसमें तो दो राय नहीं है कि ये जो वाक़या हुआ है इंतहाई जो है तकलीफ दे वाक़या है, और इसकी हर बंदा इसकी मजम्मत कर रहा है। लेकिन रऊफ हसन साहब ये कोई दुश्मनी किसी से हो तो मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं थी, और फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है। उनका ख्याल ये भी है कि जी जैसे तैसे आप काम करें, चाहे उसका एक बुरा इंप्रेशन पड़े तो वो भी उनको पे ऑफ करता है। तो मेरे नज़दीक भी देयर इज एवरी लाइकलीहुड, लेकिन कहना कि ये कहना कि उन्होंने कराया बड़ी ज्यादती है, क्योंकि उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो बंदे वहाँ जिनकी इतनी फुटेज हमारे सामने आई है, 4-5 किस्म के जो कैमरास की फुटेज है वो हमारे सामने आई, जो सोशल मीडिया पे घूम रही है। ज़ाहिर है कि जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं उनके पास शायद इससे भी ज़्यादा हो अच्छी, तो वो बंदे बच तो नहीं सकते। फिर ख्वाजा सराओं में से बंदा ढूंढना तो बहुत ही आसान है, अल्लाह के लोगों ने कई दूसरे लोगों ने ख्वाजा सराओं का रूप धार रखा हो। जो ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी जो है वो गिनती की है और वो मार्क्ड है, ये हर जगह पे उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ऐसा इस्लामाबाद में ना जाली ख्वाजा सरा भी बहुत ज्यादा है, ये मांगने का एक सोर्स बन गया है कि ख्वाजा सरा जो है वो पीछे नहीं हटते, उसको कोई ना कोई मिल ही जाती है कोई बिगाड़। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाली हो और वो बस हमला करके उसके बाद उन्हें कपड़े बदले और आम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो साहब इसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि सही हासिल होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जो अगर इसके बारे में दिलचस्पी हुई हुकूमत से मुराद है कि एजेंसीज की, तो ये पूरा तह तक पहुँच जाएंगे। और अगर दिलचस्पी ना हुई तो आप चाहे सर जो है दीवारों से टकरा लें, कितना कुछ कर लें, तो इससे ये हासिल होगी। मैं इसमें 2-3 चीज़ें और कमेंट करता जाऊँगी। ये जो आमिर साहब ने कहा है कि आमिर जावेद साहब ने कहा है कि जी गैर मकबूल हुकूमत है, तो ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को कभी भी मकबूल हुकूमत को स्पॉन्सर करने का तजर्बा नहीं रहा। हमेशा उन्होंने गैर मकबूल हुकूमतें ही चलाई हैं और उसको इतने कामयाबी से हम किनार की है, और उनको फिर निकालना भी आसान होता है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की गैर मकबूल हुकूमत थी तो कोई बंदा उसको कुछ ही बिगाड़ सका था, चाहे वो पीडीएम ने 2020 में मूवमेंट चलाई थी, चाहे किसी और ने। लेकिन एक बात और वैसे जो मकबूल हुकूमतें हैं उनको भी फारग किया गया। भुट्टो साहब की हुकूमत मकबूल थी, फारग कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2 बार मकबूल थी, निकाल दी गई। ये और बात है, मैं तो ये आप और बात कर रहे हैं जिससे मैं मुत्तफिक हूं कि उन्हें भुट्टो साहब की मकबूल हुकूमत थी या जैसी तैसी थी, एक क्राइसिस के अंदर निकाला गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो दोनों दफा कोई क्राइसिस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मिसाल आप ये दे सकते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब को अलबत्ता कोई क्राइसिस नहीं था। भुट्टो साहब के वक्त में चलो एक बहुत बड़ी बुरहानी कैफियत हो गई थी, एक सियासी बुरहान पैदा हो चुका था, और उस वक्त पीएनए की मूवमेंट जो थी उसने भुट्टो साहब की चूल्हे हिला के रख दी थी। बड़ी बात ठीक है, सब मसला ये है कि यहाँ इक़्तिदार बड़ा कमजोर होता है, सियासी जमातें बड़ी। लेकिन मैं आपको 2 बातें होता रहता है। दो बातें करता जाऊं। अमर जायद साहब के पास जाने दीजिए, ऐसा वापस आऊंगा। अमर साहब, वैसे ये जो रऊफ हसन साहब की तरफ से मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए FIR में, तो मेरा ख्याल है वैलिड है पॉइंट, और ये करने में हर्ज कोई नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों रेजिस्ट कर रही है इसको।
कि तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो विक्टिम है, अगर वो कोई इस तरह का मुतालबा करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा शफाफियत होगी उतना ही मतलब है कि रियासत का और हुकूमत का जो है वो मतलब है उसको फायदा होगा कि जो लोग शको शुबे का इजहार कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं या जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको एक जवाब मिल जाएगा कि जनाब यहाँ पे गैर जानिबदार किस्म की वो हो सकती है, तहकीकात हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन एक जो बात है ना कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जी इल्जाम जो एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया जा रहा है, मैं इसका एक और दाविया दूंगा। आप ये देखें कि इस हमले से वार्निंग सिर्फ पीटीआई को नहीं मिली है या पीटीआई मुबैना तौर पे कह रही है। असल जो बात हुई है कि इस्लामाबाद हमारा महफूज तरीन शहर समझा जाता है। तो मतलब हम जो कराची में बैठते हैं, हम इस्लामाबाद के गुण गाते हैं। कराची में तो आपको पता है स्ट्रीट क्राइम है और आपको यहाँ हमारा कुत्ते हैं, पता नहीं 10 मसले हैं हमारे। अच्छा, अब ये क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि जब इस तरह का हमला हो रहा है, पूरी दुनिया में फ्लैश हो रहा है ना कि ऑपोजिशन के एक शख्स के साथ ये हुआ, तो ये पाकिस्तान को जो है मतलब है हिट किया गया है। ये जो हमारी कोशिश हो रही है SIFC की कि जी बैरूनी सरमायाकारी लाई जाए, अब आप देखिए कि लोग यही सिंबलिज्म देखते हैं ना कि जी इस मुल्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे सियासी इस्तेकाम है, यहाँ पे लोग महफूज हैं नहीं है। तो इतना बुरा हमारा एक पाकिस्तान की तरफ से पैगाम गया है, वो के मतलब है जाहिर है कि इसकी मजम्मत होती है, लेकिन अगर देखा जाए ये नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, लेकिन जिस शख्सियत पे किया गया, जिस तरह से किया गया, वो पूरी दुनिया में न्यूज फ्लैश हुई है। तो ये मेरे ख्याल में रियासत की ज्यादा जिम्मेदारी है कि जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिर आप नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है, रियासत को वहां तक पहुंचना चाहिए। प्राइस साहब, ये वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि हमें बेसिकली एम्बेरसमेंट करने के लिए सब कुछ फिल्माया गया है और बनाया गया है ताकि हम एम्बेरस हो सकें, और ख्वाजा सलाओं के जरिए हमला करवा देना। और देखें फिर दूसरा अटेंशन बहुत मिली रऊफ हसन साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, UN का वफ्द वहाँ पहुँच गया, हमाद रजा साहब बाहर आ गए, मुराद सईद साहब बाहर आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है और अल्टीमेटली इल्ज़ाम जो उनका ज़ाहिर तहकीकात तो होनी चाहिए उस पर। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हुआ वो कंडेमनेबल है, वो नहीं होना चाहिए। वो रऊफ हसन साहब हों या कोई और हों, और वो जा रहे हैं एक TV शो में, और वो जैसे कह भी रहे थे कि कल भी चेज़ किया गया, तो इट मीन्स के लोग पीछे थे, कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं थी। उसकी जो भी वजह महसूस नहीं होती, जो भी आप उसकी बेसिस देखें या जो भी अजम्पशन कोई भी बनाए, इट मीन्स के कोई ऐसा सडन तकरार नहीं हुआ उस ख्वाजा सरा, सो कॉल्ड ख्वाजा सरा और रऊफ हसन के दरमियान। दूसरी जो बात PTI कह रही है, इस मुल्क में ना एक जनरल कल्चर है, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए तो कहते हैं ओहो इसमें तो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, यानी ऐसा इशारा करके ना ऐसे ही अब कोई चीज भी किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो जाए वो कहता है उन्होंने किया। अच्छा, उनको भी पता है अब कि ये इशारा किया जाता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक। तो एक कल्चर एक बना हुआ है, लेकिन उसकी बेस भी कोई बेसलेस नहीं है। यानी जिस मुल्क में बड़े सियासतदानों पे पर्चा ये हो जाए कि भैंस चुराई गई है या बकरियां चुराई गई हैं, जो भी अभी भी जो एक बंदे पे 40 केसेस बने हुए हैं। फवाद चौधरी पे केस है कि उसने एक स्कूल से सीमेंट की बोरियां चोरी कर, और भी एक लाहौर में केस है, वो भी इसी और पाइप भी चोरी, तो 50,000 रुपए लेने का भी केस है किसी से, ये भी केस बना हुआ है। तो जिस मुल्क में ये कल्चर हो और फिर हर कोई अपना नैरेटिव बनाने में बिना खौफ व खतर इल्जामात लगा दे, जिस पे मर्जी लगा दे, तो उस मुल्क के माहौल में ये कहना कि फलां की बात गलत है, फलां की बात दुरुस्त है, ये तहकीकात हों, इम्पार्शल तहकीकात हों, मसलन जुडिशल कमीशन बने, उसने भी तो आगे इंतजामिया के जरिए काम करना है। अल्टीमेटली IP को बुलाया जाएगा, ISI को बुलाया जाएगा, MI को बुलाया जाएगा, यही लोग होंगे, स्पेशल ब्रांच को बुलाया जाएगा। मैं कहता हूँ खुद जज साहब 1 मैन कमीशन हो, 2 मैन कमीशन हो, 10 मैन भी कमीशन हो, उन्होंने इसी इंतजामिया से मदद लेनी है, इन्हीं लोगों से उन्होंने फीडबैक लेना है। हाँ, वो किसी का रिजेक्ट करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना पे कमीशन बनाया और उस कमीशन की रिपोर्ट को खुद ही कह दिया कि जी तो स्कूल के बच्चे भी इससे अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा कोई भी कर सकता है, लेकिन जुडिशल कमीशन बने उन्होंने भी तो इन्हीं पे डिपेंड कर। लेकिन वो सवाल वही है प्राइस साहब कि क्या उस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लेगी, क्योंकि आज तक तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया। ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा राना साहब कि ये जो लोग रिपोर्ट थे वो सब बाहर आ रहे हैं, हमाद साहब आ गए आज, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है कि फौरी तौर पे पहुंचो। रात को मैसेज आया, रात को जेल से कैसे मैसेज आ सकता है। दूसरा ये है कि मुराद सईद साहब जो वो भी बाहर आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल ये है कि सीएम के घर में रहेंगे वो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब ये सारी सूरत किस तरफ जा रही है जी? देखें, ये तो पॉलिटिकली राइट है उनका कि रिपोर्ट हो जाएं फिर और वापस सामने आ जाएं। इशू ये वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारी एजेंसियां इस काबिल भी नहीं है कि इनको ना ढूंढें। मुझे फिर न्याजी साहब की तरफ जाना पड़ता है कि ये इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि ये दोनों भी कंप्रोमाइज हैं जो बाहर आ रहे हैं। जो मैं उनकी इंटेग्रिटी पे लाहौर से इस्लामाबाद आए, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ से पेशावर चले गए। जो जिस वक्त गंडापुरी शहद चल रहा था ना, उस वक्त दो जेन्युइन लोग उस 16 वाले में वो थे, हमाद अजहर और वलीद इकबाल। ठीक, ये जेन्युइनली लड़ के काम कर रहे थे। ये मैंने देखा है उस वक्त इस्लामाबाद में। बाकी सब कहानियां थी कि जी गाड़ी से हटा दो, बैरियर हटा दो, वो सिर्फ मीडिया गेमिक्स हो रही थी और ये लड़ रहे थे। अब अगर मुराद सईद का अपना एक नाम है, केपी में उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, ये मेरा ख्याल है कि रियल पॉलिटिशियंस को आना चाहिए कि ये आए और बात करें किस चीज की लड़ाई। मतलब अगर ये वज़ीर आला उसमें रहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि जी आप बाहर तो ना आए, फिर तो आप कवर में मौजूद हैं कि जी इनको फिर लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। उनको लाहौर से जमानत लेके वो जाएंगे, कोर्ट में पेश होना ना। मियां असलम इकबाल साहब ने भी जमानत ली थी, लेकिन क्या वो मुकदमात सारों पे हावी हो जाएंगे, ये बाद में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ली थी, लेकिन फिर वो पंजाब असम्बली नहीं पहुंचे। अब हमाद अजहर साहब पेशावर हाई कोर्ट से, मतलब उन्होंने उस सूबे यहाँ इस्लामाबाद में ले लेते। कौन सा मुकदमा है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतें नहीं दी? मतलब ऐसा कौन सा इशू है? तो उनको खतरा था यहाँ गिरफ्तार, यहाँ पे नहीं गिरफ्तारी तो जी देखें, मैं तो इस दफ्तर पहुंची पुलिस, आप अंदाजा करें, वो आए, उन्होंने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए सेक्रेटरिएट में। उसके बाद पुलिस जब आई, उससे पहले वो जा चुके थे, और वो यूएन की टीम के सामने पुलिस तमाशा बना रही है। यूएन की टीम बैठी है, वो बता रहे हैं, वकील भी बता रहे हैं, ये नहीं हटे। बहरहाल इशू ये है नहीं कि अच्छी बात है कि जो सियासतदान है वो सामने आए। तो वुकला जो इस वक्त अंदर एक रस्साकशी भी था ना, कि वुकला की आदत चाह रही है कि हम ही लीड करें, फिर सियासतदान आएंगे तो वो कहेंगे भाई तुसी जरा बैक बेंचर से जाओ। शेर अफजल मरवत के साथ क्या किया इन्होंने कि भाई साइड पे हो गए। तो ये लड़ाई चलनी है, आगे बढ़नी है, एक सियासी अमल शुरू होना है। मेरे हिसाब में उसको पार्लियामेंट में आना ही आना है। जो खान साहब की राय है ना आज, बिल्कुल वो लीडर हैं, उन्होंने बड़ी ठीक बात कही है कि हम बजट नहीं पास होने देंगे। बजट भी पास होगा, अच्छी बात, ये सारे यही होंगे और हम और आप फिर तज्जिया करें। प्राइस साहब ये फरमाइए, ये जो रिपोर्ट लीडर्स आ रहे हैं, ये वुकला को फारग करके उनकी कुर्सियों पर काबिज हो सकें? अब पहली बात तो ये है कि वुकला किन कुर्सियों पे हैं? वो सारी कुर्सियां जो इन्होंने खाली की नहीं, लेकिन क्या वुकला पॉलिसी डिटरमिन कर रहे हैं? नो, पॉलिसी तो अडियाला से ही आ रही है ना। वुकला का एक शेल्टर ज़रूर मिल गया कि जी मुकदमात की जल्दी जल्दी समाअत हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। हमाद अजहर जो बात करते हैं वो शायद इन सारे वुकला पे भारी रहती है। असद कैसर जो बात करते हैं, सारे वुकला, शेर अफजल खान भी तो वकील ही है ना। अब कहाँ बाकी पार्टी लीडर ने उनको छोड़ा है? और शेर अफजल खान मरवत साहब ने तो बाकायदा नाम लिया ना, उमर अयूब साहब का नाम लिया, उन्होंने बाकियों का नाम लिया, बैरिस्टर गौहर खान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। इसलिए जो वुकला का मेरा ख्याल है जो रोल था, वो किरदार था, वो अभी भी वही है जो वुकला का होता है। लेकिन जो पॉपुलर नैरेटिव या पार्टी का जो नैरेटिव है वो तो कभी वुकला के हाथ में नहीं रहा। वुकला मसलन बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन बनाया गया, लेकिन खुद उनकी पार्टी वाले कहते हैं ये तो वीक हैं जी। सही बात, ये तो मामलात को उस तरह, जो एक उनका स्टाइल है कि बिल्कुल यानी आप इतने अग्रेसिव हो जाएं, इतने अग्रेसिव हो जाएं कि कुछ नजर ही ना आए। इसलिए हमाद अजहर हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, दीगर पॉलिटिशियन मसलन मुराद सईद, अल्टीमेटली इनको बाहर आना ही आना है जी, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। अमर जैसा ये फरमाइए सर, ये जो हमाद अजहर साहब हैं या मुराद सईद साहब हैं, अगर स्टेट 1 साल से उनको तलाश नहीं कर पाई तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, क्योंकि रूपोश होना और इतने प्रोमिनेंट लोगों का रूपोश होकर इस तरह रहना जो है, या तो आप उनको सलूट करें कि भाई क्या आप मतलब है, क्या आपने रूपोशी अपनाई, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के जो रहनुमा थे उनको पीछे छोड़ दिया। वो एक जमाने में कहा जाता था 60-70 की दहाई में कि जेर जमीन है कॉमरेड,
उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, या फिर कह रहे कि हमारी जो एजेंसीज है उन पर भी सवालिया निशान उठता है कि भाई क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग रास्ते में भी रहे, फोन भी किया करते थे, इनके साथ लोगों से पैगामात भी आते जाया करते थे। तो इतना बड़ी मुझे हैरत है कि 1 साल तक कोई इलाका गैर में नहीं थे, कोई मतलब है टोरा बोरा में नहीं थे, तो क्यों नहीं मिले, एक सवाल है। और इसका जवाब मेरे ख्याल में लोग करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अगर सियासी कायदीन सामने आते हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो उनसे कहीं ज्यादा होगा जो वकला का है। और वकला का जो था बतौर स्टॉप गैप मेजर लाया गया था पीटीआई में, क्योंकि उस वक्त सियासी क़यादत उनकी कुछ लोगों पे शुबा हो रहा था, कुछ उनको केसेस के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जी वकला उनकी पैरवी कर सके, तो वो उन्होंने किरदार अपना वकला ने निभा दिया। और जाहिर है कि सियासी क़यादत जो है तो बरसा बरस पे बनती है ना, वो तो ग्रास रूट से बन रही होती है। तो अब ये कि तवक्को करें कि जो अभी उनके वकील हजरात हैं, गौहर साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो एकदम एक जेन्युइन लीडर बन जाएंगे फौरी तौर पे, तो वो नहीं बन सकेंगे। लेकिन उन्होंने अपना मकसद पूरा कर दिया कि जो जब तूफान आ रहा था सब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये हमाद साहब ऐसे बड़े जादूगर हैं कि लाहौर से चल के इस्लामाबाद आते हैं, रऊफ हसन साहब की तबीयत का पूछते हैं, दफ्तर जाते हैं, वहां से पेशावर चले जाते हैं, गिरफ्तार नहीं होते। तो ऐसा जहां से मैंने शुरू किया था, मेरा ख्याल है उसी को मैं आगे चलाता हूं। मुझे एक वाकया याद आता है कि अभी आमिर साहब ने तोरा बोरा का जिक्र किया, तो अमेरिका का उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि दुनिया के किसी कोने में भूसे के ढेर, हे स्टेक में से एक सुई जो है, यानी भूसे के ढेर में एक सुई जो है वो भी हमसे नहीं छुप सकती। तो सवाल पैदा हो गया था कि आया ओसामा बिन लादेन को तलाश ना करना अमेरिका की एक्सपीडियंसी है, पॉलिसी है, हिकमत अमली है। और यही बात आमिर लियाज साहब ने फरमाई है और उसी को मैं आगे कर रहा हूं। देखें, ये बात मुझे ना बताएं, मेरी जो जितनी अक्ल शऊर जितनी लिमिटेड है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी एजेंसी इसकी तक पहुंचना चाहती है। मेरा अपना बेटा रूपोश है, 3 महीने या समथिंग लाइक दैट, तो मैं उसे अक्सर हंस के कहता था कि बेटा ये तुम रूपोश उस वक्त तक हो जब तक वो ये चाह रहे हैं कि आप रूपोश हो। मैं आपको भी बता रहा हूं कि मैंने उसको कहा कि जब तक वो चाह रहे हैं, हैरानकुन बात आपने की। वैसे अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत दे और के पास आए। लेकिन ये भी एक मेरा ख्याल मफरूजा ही है कि हम बहुत ज्यादा बड़े बुकरात हैं कि हम हर शख्स को तलाश कर लेते हैं। तलाश तलूश नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं यही फिर रहे होते हैं और रियासत को किसी जगह नजर नहीं आते। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।